हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आज हम डिस्कशन करेंगे टीडीएस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। टीडीएस की कौन कौन सी टाइप्स रहती हैं और टीडीएस काटने से पहले कौन से पॉइंट्स हमें रिमेंबर्स करने जरूरी हैं, और टीडीएस रेट्स जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद टीडीएस जो गवर्नमेंट काटती है उसका क्या एडवांटेज है गवर्नमेंट को, और टीडीएस सर्टिफिकेट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और क्या होता है उसमें, और टीडीएस पेमेंट्स ड्यू डेट्स देखेंगे इनकी, और रिटर्न टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद पेनल्टीज एसोसिएटेड विद टीडीएस डिडक्शन, यानी जो भी टीडीएस डिडक्शन पर टाइम पर फिल ना करने पर, ड्यू डेट निकल जाने पर जो भी पेनल्टीज रहेंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं रिमेंबर करेंगे। और एओसी आपको शॉर्टकट में सब कुछ बताएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वॉच करिए, ठीक है जी। तो चलिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टीडीएस। टीडीएस की एक तो फुल फॉर्म याद कर लेना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए जी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक होता है टीडीएस, एक होता है टीसीएस। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्लियर करवाया था। टीडीएस में जो रहता है पेयर और पेई का रिलेशन रहता है, यानी पेयर जो आपका पैसा काटने वाला और पेई जो जिसका पैसा कटता है। और ठीक है जी, इसमें नेक्स्ट है टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। वो होता है बायर और सेलर के केस में, यानी सेलर काटता है किसका, बायर का। अगर 10 लाख से ऊपर कोई भी आप व्हीकल परचेज कर रहे हो, टीसीएस में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं उनके जो टैक्स रेट्स हैं अलग अलग, किन चीज़ों पर क्या लगता है, तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए जी, हम डिस्कस कर रहे हैं टीडीएस के ऊपर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ये, इसमें जो है टीडीएस के बारे में डिफाइन किया गया है। इसको मैनेज कौन करता है, सीबीडीटी करता है। और उसके बाद अ पर्सन हु इज लाइबल टू डिडक्ट द टैक्स कॉल्ड डिडक्टर, यानी जो टैक्स काटता है, जो काटता है पैसा डिडक्ट करता है वो डिडक्टर है, और जिसका पैसा कटता है उसे डिडक्टी कहते हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं एज पर द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द टीडीएस। तो टीडीएस जो कि एट ए टाइम यानी जब भी पेमेंट करने के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ सोरस जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है, यानी डिडक्टर डिडक्ट करता है, उसको हम टीडीएस बोलते हैं। और काटने के बाद वो सीधा फॉरवर्ड करता है किसको, गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है किसके बिहाफ पे, डिडक्टी के बिहाफ पे, यानी पैसा किसका जमा हुआ, एक तरह से डिडक्टी का हुआ, ठीक है जी। ये डिडक्टर की ड्यूटी रहती है कि सर्टन टाइप ऑफ, जो भी उस समय टीडीएस का रेट चल रहा है, जिस फील्ड की बात, जिस भी फील्ड में जो भी सर्टन रेट्स जो भी रहेंगे टीडीएस के, तो उस के अकॉर्डिंग जो भी है टीडीएस काट के डिडक्टर ने गवर्नमेंट को जमा करना रहता है विद इन जो भी प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, जो कि हम ड्यू डेट्स की बात इसमें करने वाले हैं, उसमें जो है उसको भरना रहता है। तो उसके बाद द डिडक्टर आफ्टर फाइलिंग रिटर्न फाइल करने के बाद एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है डिडक्टी को, ठीक है जी। सारी कहानी देखो समझ आई। टीडीएस क्या होता है, जो कि एट द सोर्स जो भी मतलब टैक्स जो है डिडक्टर डिडक्टी का काटता है, गवर्नमेंट को जमा करता है एक स्पेसिफिक जो भी टाइम पीरियड या ड्यू डेट जो भी रहती है। तो उसके बाद जो डिडक्टर है एक रिटर्न फाइल करने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट है जो डिडक्टी को देता है। तो चलिए जी, टाइप्स ऑफ टीडीएस की बात करते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो अभी दो नए आए हैं यूनियन बजट, जो भी 2020 में दो नए सेक्शन निकल कर आए हैं टीडीएस के, 194 के और 194 ओ। इसके बारे में जानते हैं ये किसके बारे में। 194 के सेक्शन जो अभी लागू हुआ है वो इंट्रोड्यूस करता है कि टीडीएस ऑन डिविडेंड, यानी डिविडेंड इनकम पर जो टीडीएस लगेगा, कौन सी डिविडेंड इनकम, यानी जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट से आपको कोई भी डिविडेंड इनकम होगी उस पर जो टीडीएस लगेगा वो 194 के सेक्शन में आएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका 194 ओ सेक्शन क्या इंट्रोड्यूस करता है कि अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, मान लीजिए कोई भी गुड एंड सर्विसेज जो हम खरीदते बेचते रहते हैं, जो मतलब रहता है, तो उसमें जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, ये ध्यान रखना, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स द्वारा जो भी गुड्स सर्विस की सेल होती है, तो उस पर क्या लगेगा, टीडीएस लगेगा। कितने रेट पर लगेगा, 1% रेट से जो है टीडीएस कटेगा। कितना, कौन से सेक्शन में, 194 ओ। अभी देखिए दो नए आए हैं तो दोबारा एक बार डिस्कस कर लो। 194 के जो है वो है शेयर म्यूचुअल फंड यूनिट से जो डिविडेंड इनकम होगी उस पर टीडीएस कटेगा।
और 194 ओ का मतलब जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स द्वारा गुड्स एंड सर्विस की सेल पर 1% टीडीएस कटेगा 194 ओ में आएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं बिलो मेंशन आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम दैट फॉल अंडर द प्री ऑफ टीडीएस, यानी टीडीएस किस किस फील्ड में कटता है। तो सबसे पहले सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी देगा, पेमेंट करेगा तो उस पर टीडीएस काटेगा। ठीक है जी। सिक्योरिटीज़ पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो उसका भी अलग से सेक्शन भी रहेगा। मैं आपको सेक्शन और जो भी रेट इसका रहेगा वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल में। तो सबसे पहले इसमें ये देख लीजिए कि टीडीएस किस किस में कटता है। एक तो सैलरी में कटेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब सैलरी देगा तो टीडीएस काटेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी होगा, इंटरेस्ट जो कि सिक्योरिटी वाले इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करने के बाद बाकी बचे हुए इंटरेस्ट के ऊपर जो लगेगा वो उस पर टीडीएस कटेगा। और अगर आप कहीं से भी विनिंग यानी गेम से पैसा कमा रहे हैं, क्रॉस वर्ड पजल या कार्ड लॉटरी या किसी से भी या प्राइज मनी से कहीं से भी आप की इनकम हो रही है तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और पेमेंट की तो उस पर भी टीडीएस लगेगा। तो चलिए जी, इंश्योरेंस कमीशन जो रहेगी, इंश्योरेंस आप कर रहे हो और कमीशन ले रहे हो तो एलआईसी मैच्योरिटी अमाउंट ब्रोकरेज और कमीशन पर हो गया। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें भी आपका टीडीएस लगेगा। अगर मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है, उसमें कुछ कंपनसेशन मिला तो उस पर भी क्या आएगा, टीडीएस कटेगा। तो नेक्स्ट पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट की जो पेमेंट रहेगी टीडीएस रहेगा और कमीशन पेमेंट पर भी रहेगा। इंटरेस्ट, अगर बैंक में आपने कोई पैसा डिपॉजिट किया हुआ है उससे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। और उसके बाद रेमुनरेशन पे टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के डायरेक्टर को कुछ भी सुविधाएं रेमुनरेशन वगैरह दी जाती हैं तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। तो चलिए जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर डिडक्टिंग टीडीएस, यानी टीडीएस काटने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। तो ये बातें क्या हैं देखते हैं जी। सेक्शन 192 से लेके 194 एल तक जो भी सेक्शंस हैं फॉर द कंप्लीट लिस्ट, इनमें क्या है, एक तो इनकम सोर्सेस ऑफ इनकम दे रखे हैं, इनकम सोर्सेज और एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है टीडीएस के अंडर जो आते हैं। तो उसके बाद जी, इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट फॉल अंडर, हाँ जी ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब रेट में नहीं आ रहा तो उसमें टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए अगर ही और शी कैन फर्निश, उसके लिए वो उनको फॉर्म है जो फर्निश करना पड़ता है। तो वो क्या है, 15G और 15H जो फॉर्म रहता है टू द डिडक्टर को देना पड़ता है एज अ डिक्लेरेशन इन एडवांस फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स सोर्स, यानी नॉन टीडीएस के लिए डिडक्टर को वो क्या करना पड़ता है, एज अ डिक्लेरेशन 15G और 15H फॉर्म भरना पड़ता है। तो 15H और G क्या है, 15H जो फॉर्म है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, 15G फॉर्म जो है वो ऑल अदर इंडिविजुअल्स के लिए, सबके लिए रहता है। ठीक है जी। तो उसके बाद टीडीएस इज एप्लीकेबल टू ईच टाइप ऑफ इनकम, यानी अगर आप सर्टन लिमिट से इनकम आपकी ज़्यादा है तो टीडीएस हर फील्ड में एप्लीकेबल होगा। तो उसके बाद टीडीएस इज डिडक्ट एज पर द इनकम टैक्स, जो भी अगर सैलरीड इंडिविजुअल या सैलरीड पर्सन है तो जो भी इनकम टैक्स की स्लैब रेट्स रहेंगी तो उसके अकॉर्डिंग टीडीएस है जो कटेगा। फॉर अदर डिडक्टी, अदर डिडक्टी के लिए देखें तो टीडीएस इज डिडक्ट एट स्पेसिफाइड परसेंटेज फॉर ईच इनकम टाइप। ठीक है जी, जिस तरह की इनकम होगी उस तरह की जो भी रेट ऑफ रहेगा, मतलब रेट ऑफ परसेंट जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग कटेगा। ठीक है जी। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं टीडीएस रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ये डिस्कस कर रहे हैं हम इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। तो चलिए जी, सबसे पहले सेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा सोर्स ऑफ इनकम या एक्सपेंसेस है, थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी लिमिट क्या रहेगी और टीडीएस रेट कितने परसेंट पे उस पर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए जी 192, ये तो एक तो आप सेक्शन अच्छे से याद कर लेना और वो सेक्शन किस सोर्स ऑफ इनकम का है, उसकी लिमिट क्या है, ये पूरा टेबल ही बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है। आप इसको बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए जी 192 सेक्शन जो है वो सैलरी इनकम के लिए है। ठीक है जी, सैलरी इनकम की पेमेंट के लिए है। इसमें क्या है कि जो भी इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो लिमिट रहेगी और परसेंटेज भी वही रहेगी जो इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग होंगी। तो उसके बाद 192A, 192A में क्या आएगा, यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में से कोई प्री मेच्योर विड्रॉल, यानी पहले ही कोई विड्रॉल करते हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में से, वो कौन से सेक्शन में आएगा, 192A में आएगा। उसकी
की लिमिट 50,000 है। 50,000 तक कोई TDS नहीं कटेगा। अगर इससे ऊपर निकलवाते हो तो उसके अकॉर्डिंग 10% लगेगा। अगर आपने पैन प्रोवाइड नहीं किया हुआ, पैन फर्निश नहीं किया हुआ, पैन की डिटेल नहीं दी हुई, तो आपको 20% के हिसाब से आपका TDS कटेगा। तो उसके बाद 193 सेक्शन जो है आपका सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो 10,000 तक लिमिट है। उसके बाद 10% TDS कटेगा। 193 में अगर बात करें तो डिबेंचर का इंटरेस्ट है, तो 5,000 की लिमिट है, 10% TDS होगा। इसके बाद तो 194 किसके लिए है? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम होगी, इसमें वो वाले डिविडेंड इनकम काउंट नहीं करनी जो कि सेक्शन 115O में आ रही होगी। तो डिविडेंड इनकम में ये एक्सक्लूड याद रख लेना, डिविडेंड इनकम 194 सेक्शन। और उसके बाद इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितनी इनकम होगी उसका 10% आपका TDS बनेगा। तो उसके बाद 194A, 194A में इंटरेस्ट आएंगे, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को छोड़कर किस तरह के इंटरेस्ट होंगे? जैसे बैंक डिपॉजिट का आपने डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट मिला, लोन दिया, या कुछ भी आपने किसी को बोरो लेंड किया, तो मतलब उसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 194A की कैटेगरी में आएगा। और उसमें अगर देखें तो 10,000 लिमिट किस में है TDS की? पेयर इज़ अ बैंक। अगर बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस इस तरह का पोस्ट ऑफिस से ले रहे हैं तो वहाँ या दे रहे हैं तो 10,000 तक की लिमिट रहेगी। तो उसके बाद अदर केसेस में 5,000 की लिमिट रहेगी, 10% जो है TDS लगेगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट 194B में जो भी मनी आप लॉटरी, क्रॉसवर्ड या कोई प्राइज मनी या पजल वगैरह से आप बनाते हैं इनकम, तो 194B सेक्शन में आएगा। 10,000 तक की लिमिट है। उसके बाद 30% लगेगा। 194BB में क्या आएगा? जो हॉर्स रेस या जैकपॉट से आप कोई भी विनिंग पैसा कमाते हो तो 10,000 तक लिमिट। उसके बाद 30% TDS जो है आपका रहेगा। 194C में क्या है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का आपको पैसा मिला, या आपने पैसा कॉन्ट्रैक्ट किया, पैसा दिया, तो उसमें TDS का जो है काटना बनता है। तो कितना बनता है? अगर सिंगल पेमेंट, सिंगल पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, कि कुछ टाइम पीरियड के लिए था। एक सिंगल पेमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 30,000 का, मतलब किसी भी अमाउंट का हुआ, मान लो 50,000 का हुआ तो 30,000 तक आपका जो है नहीं होगा। तो उसके बाद 1% के हिसाब से लगेगा। और एक अगर एनुअल पेमेंट है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 लाख तक छूटा है, उसके बाद 1% रहेगा। ये स्टार लगाया है, इसका मैं आगे बता भी दूँ, अभी भी बता दूंगा, लेकिन इसका आगे मतलब यही है कि अगर ये हम इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का केस नहीं है तो 194C सेक्शन में आ रहा है, तो लिमिट तो सेम रहेगी, लेकिन उस पर 2% के हिसाब से TDS कटेगा। तो चलिए जी, 194D, 194D में क्या आएगा? कमीशन पे बाय इंश्योरेंस। हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनियां जब एजेंट को कमीशन देती हैं, अगर वो 15,000 से ऊपर हो जाए तो 5% TDS। और उसके बाद 194DA में क्या होगा? अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी LI जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो रहेगी उसकी मैच्योरिटी 1 लाख तक छूट, और उसके बाद 5% TDS। 194EE में क्या होगा? अगर आप नेशनल सेविंग स्कीम में कुछ भी पेमेंट डिपॉजिट कर रहे हो, तो डिपॉजिट किया उसकी अगर पेमेंट होती है, यानी नेशनल सेविंग स्कीम का जो डिपॉजिट की आपको कोई पेमेंट होती है 2500 तक कुछ नहीं है, उसके बाद 10% याद रखना। 194F में क्या होगा? रीपरचेज यूनिट बाय म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी UTI या म्यूचुअल फंड से आप कोई यूनिट रीपरचेज करते हो, दोबारा खरीदते हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी इनकम होगी 20% TDS लगेगा। 194G की बात करें तो लॉटरी टिकट, एक तो था कि हमने लॉटरी टिकट क्या है कि बेची, ठीक है जी, सीधा या लॉटरी से हमें विनिंग हुई, बेची भी नहीं, विनिंग, विनिंग यानी उससे हमने हॉर्स रेस या लॉटरी, इनसे हमने पैसा कमाया। एक होता है कि लॉटरी टिकट्स की सेल पर हमने कमीशन लिया, तो अगर 15,000 से ऊपर है तो 5%। 194H में क्या होगा? ब्रोकरेज या कमीशन 15,000 तक छूट और 5%, उसके बाद की जो लिमिट है 5% TDS। तो उसके बाद 194I जो है रेंट के लिए याद रखना, अगर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग की बात कर रहे हैं तो 2,40,000 है। प्लांट मशीनरी के लिए भी लिमिट 2,40,000 है, लेकिन जो TDS रेट परसेंटेज है इनका अलग हो जाता है। अगर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर या फिटिंग की बात कर रहे हैं तो 10% TDS, अगर प्लांट मशीनरी की बात कर रहे हैं तो 2% के हिसाब से TDS कटेगा। तो उसके बाद 194
IA। तो इसमें क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें एग्रीकल्चर लैंड एक्सक्लूड कर दो। इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर आप कोई सेल करते हो, अगर वो सेल 50 लाख से ज़्यादा है तो 1% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। और 194J में कोई भी प्रोफेशनल रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विस से आप अगर आप इनकम कर रहे हो तो 30,000 तक छूट, और उसके बाद 10% का जो है टीडीएस कटेगा। 194K में क्या होगा, डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर म्यूचुअल फंड यूनिट, यानी म्यूचुअल फंड यूनिट्स या शेयर से कोई भी डिविडेंड इनकम होती है 5,000 तक जो है आपको छूट, उसके बाद 10% जो है आपका रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका है कंपनसेशन। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक्विजिशन करने पर कंपनसेशन मिलता है, तो अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 10%। और इसका सेक्शन याद रख लेना 194LA। 194LB किसके लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी इनकम होगी 5% के हिसाब से टीडीएस बनेगा। तो उसके बाद आपका है 194N, ये भी आपके लिए नया है। तो इसमें देखना क्या है, एनुअल कैश विड्रॉल फ्रॉम वन और मोर अकाउंट विद अ बैंक कोऑपरेटिव। यानी अगर आपका जो भी कैश विड्रॉल एनुअल, यानी एक साल में कैश विड्रॉल एक या एक से ज़्यादा बैंक जिनमें भी आपका अकाउंट है, तो 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल रहता है तो 2% टीडीएस कटेगा। 194LA जो है कंपनसेशन पे, ये हमने डिस्कस कर लिया, एन तक हो गया हमारा। अभी ओ हमने ऊपर डिस्कस किया था। 194O है जो, वो किसके लिए है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं, मतलब वो पेमेंट करते हैं अगर सेल गुड्स एंड सर्विस की सेल करने पर कुछ भी पेमेंट रहती है तो 5 लाख से ऊपर, यानी ये ध्यान रख लेना, ई कॉमर्स पोर्टल द्वारा अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सेल अगर की से जो भी पेमेंट होती है, तो अगर 5 लाख से ऊपर जाती है तो 1% टीडीएस के हिसाब से कटेगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है TDS इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केस। कौन से ऐसे केस हैं जिनमें हम TDS एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले व्हेन द अमाउंट इज पे टू गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट बॉडी और आरबीआई। अगर कोई अमाउंट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या आरबीआई को पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट कर रहे हैं, तो उसमें TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके बाद अगर कोई म्यूचुअल फंड सेक्शन 10 और सबसेक्शन 23D में आ रहा है, उसके तहत कोई अमाउंट पे कर रहे हैं, तो उसमें भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके बाद व्हेन डिडक्टी है सर्टिफिकेट ऑफ नॉन डिडक्शन। अगर डिडक्टी ने एक सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है नॉन डिडक्शन अंडर सेक्शन 192 के तहत इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो भी उसको TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके बाद व्हेन अमाउंट इज पे टू द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अगर कोई स्टेट या सेंट्रल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को अमाउंट पे करते हैं तो उसमें भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए जी, और कौन सी चीज़ एप्लीकेबल TDS, कौन सी चीज़ें हैं जिनमें TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे इंटरेस्ट, क्रेडिट और पे टू, यानी अगर इंटरेस्ट इनसे मिलता है या पे करते हैं, जैसे बैंक या बैंकिंग कंपनी ये आपस में करती हैं, तो इनमें भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। और लाइव LIC हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अदर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेविंग अकाउंट हो गया, RD हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी का कह लो। तो उसके बाद नोटिफाइड बॉडी फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स, ऐसी नोटिफाइड बॉडी जिनका मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट या नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए हैं, तो उनका भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी देखिए जी, एडवांटेज ऑफ TDS का गवर्नमेंट को क्या एडवांटेज है ये देखते हैं। एक तो ये TDS लगने से क्या होता है, एक तो टैक्स इवेजन जो हो रहा है, उसको टैक्स चोरी हो रही है, उसको रोकने का एक बहुत बड़ा काम है जो TDS कर रहा है, क्योंकि एडवांस में टैक्स ले लेते हैं, जितनी लायबिलिटी बनती है उतना काट के बाद में रिफंड हो जाता है, ठीक है जी। तो उसके बाद TDS डिडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फाइनेंशियल ईयर। अभी देखिए, ये पूरा साल चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ जमा होता रहता है, इससे क्या है कि रिवेन्यू इनफ्लो करता रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है जी। और उसके बाद
टैक्स कलेक्शन बेस को का दायरा इसने जो टीडीएस ने एक वाइड कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि इट इज़ अ वे टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड डिडक्टर, यानी इसमें एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है गवर्नमेंट और डिडक्टर के बीच में। जो टैक्स कलेक्ट करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिडक्टर की रहती है और गवर्नमेंट को जमा करने की रहती है, और गवर्नमेंट और डिडक्टर में एक तरह का जो टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर करता है, यानी शेयर करने का एक वे है, ठीक है जी। अभी टीडीएस सर्टिफिकेट्स तो सबसे पहले याद रख लीजिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 203 में होता है, और उसके बाद एवरीवन हु डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ सर्टिफिकेट, यानी जो एवरीवन हु डिडक्ट्स, जो भी मतलब टीडीएस काटता है वो एक सर्टिफिकेट फर्निश करता है टू द रिस्पेक्टिव डिडक्टी को, एक सर्टिफिकेट देता है कि आपका टैक्स काट लिया गया है और ये आपका सर्टिफिकेट है, अलॉन्ग विल ऑल अदर पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। सच सर्टिफिकेट इनको हम क्या कहते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट्स कहते हैं। तो चलिए जी, इन केस ऑफ सैलरी इनकम में ई लगना भूल गया तो लगा लेना, ठीक है जी। चलिए जी, इन केस ऑफ सैलरी इनकम के बारे में बात करें तो द एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड फॉर्म 16, जो एक फॉर्म एम्प्लॉयर है 16 फॉर्म, जो सैलरी केस में रहता है एम्प्लॉयर 16 फॉर्म 16 मतलब एम्प्लॉय को भरने के लिए देता है, स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ टीडीएस जो भी रहती है उसमें। फॉर्म्स हैज़ ऑल द पार्टिसिपेंट्स रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन डिडक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें मतलब सब कुछ जो भी होता है कंप्यूटेशन डिडक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो भी है रहता है। तो उसके बाद नॉन सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16 और नॉन सैलरीड पर्सन के लिए रहता है फॉर्म 16A, ये भी डिडक्टर द्वारा दिया जाता है, जिसमें मेंशन करना रहता है ऑल डिटेल ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन डिडक्शन पेमेंट्स जो भी रहती है। तो उसके बाद सर्टिफिकेट नीड्स टू बी इशूड टू द डिडक्टी विद इन 15 डेज ऑफ द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल, यानी टीडीएस रिटर्न फाइल करने से पहले 15 दिन पहले डिडक्टी को ये सर्टिफिकेट इशू करना रहता है। तो चलिए ये टीसीएस आपने ऊपर बात की थी, टीसीएस क्या होता है, बायर सेलर का कनेक्शन होता है। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, और इसमें बस ये याद रख लेना, ये इसको टीसीएस में अगर फॉर्म है तो वो 27D रहता है। तो चलिए जी, उसके बाद हम बात करते हैं टीडीएस पेमेंट ड्यू डेट्स, जो भी टीडीएस की पेमेंट करने की ड्यू डेट्स रहती हैं वो मंथली बेसिस पर जो रहती हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बस आपने सीधा सीधा ये याद रखना है कि जो मतलब कोई भी मंथ आपका निकल के गया है तो अगला जैसे फॉलोइंग मंथ आएगा, अगला मंथ आएगा, उसके 7 तारीख या 7 तारीख से पहले आपको जो है आपकी ड्यू डेट रहेगी, और उस 7 तारीख से पहले आपको भरना रहेगा। ये सभी केसेस में ऐसा रहेगा। जैसे अप्रैल का मंथ है तो उसका टीडीएस की जो ड्यू डेट रहेगी, टीडीएस पेमेंट करने की ड्यू डेट रहेगी वो क्या रहेगी, 7 मई का है तो 7 जून का 7 जुलाई बनेगा, जुलाई का 7 अगस्त का 7 सितंबर, और सितंबर का 7 अक्टूबर, ऐसे मतलब सबका बनेगा। सिर्फ आपने मार्च का याद रखना है। मार्च का क्या है, मार्च में 2 केस हैं, वैसे तो सिंपल गवर्नमेंट डिडक्टर है तो वो सीधा चलता ही आएगा। जैसे आपने 7th ऑफ मंथ जो आपने याद रखा हुआ है, यानी 7 अप्रैल या 7 अप्रैल से पहले, ये गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए है। अगर नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर है तो उसके लिए 30 अप्रैल या उससे पहले है, ठीक है जी। बस नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए याद रख लेना 30 अप्रैल या उससे पहले की डेट है। तो चलिए ये टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, जो कि क्वार्टरली फाइल करने की टीडीएस जो है रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी। तो इसमें हमारे जो ईयर के 4 क्वार्टर रहेंगे, 4 क्वार्टर्स की क्या रहेगी, सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर आपको पता है अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, और अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, ठीक है जी। तो इसमें भी सेम आपने क्या करना है, जैसे अप्रैल टू जून है तो इसका अगला मंथ क्या है, जुलाई, 31 जुलाई, जो भी लास्ट डेट होगी उसी मंथ की तो वो आपने लेकर चलनी है। जैसे जून से अगला मंथ जुलाई का 31 तक जो है ड्यू डेट रहेगी, और जुलाई से सितंबर है तो 31 अक्टूबर रहेगी, अक्टूबर से दिसंबर है तो 31 जनवरी रहेगी, और उसके बाद इसमें लास्ट वाले में थोड़ा सा चेंज है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है जी। कंफ्यूज मत होना, बस बाकी सब इस चीज़ सेम चलेगी। और मंथली जैसे टीडीएस पेमेंट करने का था या क्वार्टरली अब रिटर्न फाइल करने का है, तो लास्ट वाले केस में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, उसको अच्छे से 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च रहेगा, 31 मई तक रहेगी इसकी, यानी 31 अप्रैल नहीं, यहाँ याद रखना है 31 मई, ठीक है जी। तो उसके बाद पेनल्टीज एसोसिएटेड विद टीडीएस डिडक्शन,
अभी जो टीडीएस डिडक्शन करने में मान लीजिए डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाया, और या लेट डिडक्शन रह गई, नॉन डिडक्शन रह गई, या फिर कुछ इस तरह के केसेस में मतलब जो पेनल्टीज रहेंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, इसमें सीधा सीधा बात यही है जो आपको, द डिडक्टर हैज़ टू पे पेनल्टी इफ़ द टीडीएस डिडक्टर एंड पेमेंट डेट आर ब्रीच, यानी वो मतलब उनको कंप्लाई नहीं कर पाता, यानी जो ड्यू डेट तक भर नहीं पाता, ब्रीच करता, ब्रीच मीन्स वायलेंट करता है इन चीज़ों को, तो मतलब हम कह सकते हैं कि टीडीएस डिडक्शन अगर ब्रीच डेडलाइंस या मतलब डिडक्शन को ब्रीच करेंगे तो मतलब उसमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो पहला केस क्या है कि फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, नाम से क्लियर हो रहा है कि टीडीएस का डिडक्शन होना चाहिए था लेकिन नॉन डिडक्शन यानी डिडक्ट नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, इफ द डिडक्टर या कलेक्टर, टीसीएस के केस में कलेक्टर और टीडीएस के केस में डिडक्टर, फेल टू कलेक्ट द टैक्स एट सोरस, होल of such expenses can be disallowed from the computation of total profit by the ITO या AO। ठीक है जी, इसमें सीधी सीधी बात देखिए जी, इसमें कह रहा है कि डिडक्टर या कलेक्टर कलेक्ट या डिडक्ट करने में फेल हो गया टीडीएस, तो उसमें क्या होगा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डिसअलाउड कर दिए जाएंगे जब टोटल प्रॉफिट बनाने की बारी आएगी। आईटीओ या एओ जो भी होगा वो उसको जितने भी टोटल प्रॉफिट्स बनेंगे वो एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डिसअलाउड कर दिए जाएंगे। तो चलिए जी, लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, नाम से क्लियर है कि टीडीएस की जो डिडक्शन करनी थी वो टाइम पे नहीं कर पाए, लेट की है। ठीक है जी, इन केस ऑफ टैक्स एट सोरस इज डिडक्ट आफ्टर, यानी एक दिन बाद की तो या फिर कुछ दिनों बाद डिडक्शन की, तो द सिंपल इंटरेस्ट यानी 1% पर मंथ के हिसाब से जो भी है सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, और जितना टाइम डिले करेंगे उतने अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट बना देंगे। लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस, लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस में भी सिंपल है कि टीडीएस की पेमेंट लेट की है तो उसमें 1.5% जो भी है सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पर मंथ हम जितना डिले करते जाएंगे, जितना लेट करेंगे उतना मतलब हम इसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, यानी टीडीएस रिटर्न फाइल में लेट हो गए, यानी लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न फाइल करने में देरी हो गई तो उसमें क्या होगा, तो देखिए जी, इफ़ द डिडक्टर फेल टू फर्निश द टीडीएस रिटर्न ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट तक या ड्यू डेट से पहले वो मतलब फर्निश नहीं कर पाया तो उसको जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 200 पर डे टिल द डेट ऑफ डिफॉल्ट, जब तक वो नहीं भर पाएगा या जब तक नहीं भरी उस दिन तक उसकी जो बनेगी पेनल्टी 200 रुपीज़ पर डे जो पेनल्टी काउंट होती जाएगी। तो उसके बाद नॉन फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, यानी टीडीएस रिटर्न की नॉन फाइलिंग जो अभी ऊपर केस करके आए कि 200 रुपये पर डे मतलब जो है पेनल्टी लगेगी। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पेनल्टी क्या है 10,000 से लेकर 1 लाख की रेंज में चार्ज कर सकता है एओ। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिमेंबर रखने के वो हम डिस्कस करते हैं। एवरी वन हु इज़ डिडक्टिंग टीडीएस, जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसके पास टैन नंबर होना जरूरी है। टैन नंबर का मतलब क्या है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है। ठीक है जी, तो ये याद रख लेना, इसके जो सेक्शन है इसमें प्रोविज़न रहती है। उसके बाद टैन इज़ मैंडेटरी, यानी टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हो तो टैन जरूरी है। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है तब भी मतलब इट शुड बी मेंशन ऑन द टैक्स, ये सर्टिफिकेट यानी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट में इशू होगा। तो उसके बाद टीडीएस डिडक्शंस आर लिंक टू, यानी जो टीडीएस डिडक्शंस होगी उनको मतलब लिंक पैन के साथ भी हो सकता है। दिस दस इट इज़ असेंशियल टू हैव पैन डिटेल ऑफ द डिडक्टी टू डिडक्ट एट सोर्स, यानी वो पैन जो भी डिडक्टी की पैन डिटेल से मतलब टैक्स है टीडीएस काटा जा सकता है। एवरी डिडक्टी नीड्स टू प्रेजेंट द टीडीएस सर्टिफिकेट, हर एक डिडक्टी के पास एक टीडीएस सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है ताकि वो अपना जो भी उसका टोटल टैक्स पेएबल है उसके साथ जो टीडीएस की अमाउंट एडजस्ट करवा सके। ठीक है जी, तो उसके बाद टीडीएस डिटेल कैन बी चेक थ्रू द टैक्स क्रेडिट, यानी फॉर्म 26AS के थ्रू टीडीएस डिटेल है जो चेक कर सकते हैं, जो कि हर पैन होल्डर को, जिसके पास पैन नंबर है होल्डर को मतलब ये अवेलेबल है। ठीक है जी, नेक्स्ट द कंसोलिडेट टैक्स स्टेटमेंट गिव्स यू द क्लियर डिटेल ऑफ टीडीएस डिडक्टेड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट, यानी ये जो भी होगा कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट आपको मतलब इस चीज़ के बारे में क्लियर डिटेल मिलेगी इसमें कि आपका टीडीएस डिडक्टेड हुआ, अलग अलग जो भी आपकी वेरियस टाइप्स की पेमेंट्स थी उनमें मतलब टीडीएस कटा है तो उसमें आपको वो सारी डिटेल्स मिलेंगे। तो चलिए जी, थैंक्स।